जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफान का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकर्स है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पे एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट आ सकती हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया? नाज़रीन मोहतरम, मगरबी ममालिक में इस बात पर आज भी तहकीक जारी है कि अहराम मिस्र किसने बनाए। गुज़श्ता साल मिस्र ने अरबपति एलन मस्क को अपने मुल्क आने की दावत दी ताकि वो जायजा लेकर इस बात की तसल्ली कर सकें कि अहराम मिस्र की तामीर खलाई मखलूक ने नहीं की थी। स्पेस एक्स के सरबराह ने हाल ही में बज़ाहिर इंसासी नजरियात की हिमायत में ट्वीट किया था, जिनके मुताबिक अहराम मिस्र की तामीर में खलाई मखलूक का हाथ है। दूसरी जानिब मिस्री आलमी ताउन की वजीर ये नहीं चाहती कि अहराम मिस्र की तामीर के लिए खलाई मखलूकात को जिम्मेदार माना जाए। उनका कहना है कि अहराम मिस्र की तामीर करने वालों के मकबरे देखकर यह सबूत मिल जाएगा कि ये कदीम ढांचे इंसानों ने ही तामीर किए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि 1990 में दरियाफ्त होने वाले ये मकबरे इस बात का पुख्ता सबूत है कि अहराम मिस्र के आला शान ढांचे इंसानों ने ही तामीर किए थे। आसार कदीमा के माहिरीन का दावा है कि वो अहराम मिस्र की तामीर की पेचीदा तरीन गुत्थियों में से एक का जवाब ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। वो सवाल था कि कदीम दौर में मिस्रियों ने अहराम मिस्र तामीर करने के लिए 1.5 लाख टन से जायद वजनी चूना पत्थर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। नई तहकीक के मुताबिक काहिरा शहर से बाहर ऐसा करने के लिए मिस्रियों ने खास इस मकसद के लिए कश्तियां तैयार की थी, जिनकी मदद से इन पत्थरों को वहां पहुंचाया जाता था। एक नई तहकीक से ये बात भी सामने आई कि 4000 साल कबल यानी 2550 कबल मसीह में तामीर किया जाने वाला किंग खुफू का अहराम कैसे तामीर किया गया था। माहिरीन को एक अरसे से इस बात की आगाही थी कि अहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ पत्थर गीजा से 8 मील दूर तोरा के मकाम से निकाले जाते थे, जबकि ग्रेनाइट का पत्थर 500 मील दूर से लाया जाता था। लेकिन इस बात पर मुहक्किकीन में इत्तिफाक नहीं था कि वो पत्थर लाते कैसे थे। अहराम मिस्र पर बनाई गई नई दस्तावेजी फिल्म में बताया गया है कि आसार कदीमा के माहिरीन ने 4 साल कबल पापेरियस का मखतूता, एक कश्ती का ढांचा और पानी की गुजरगाह की अहराम के पास से दरियाफ्त की, जिससे यह समझने के लिए नई मालूमात मिली कि मिस्रियों ने किस तरह अहराम मिस्र तामीर किए थे। ख्याल किया जाता है कि 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद तकरीबन 23 लाख पत्थर इस तरह से अहराम के मकाम तामीर पर लाकर जमा किए गए थे। अहराम मिस्र पर अब भी तहकीकात जारी हैं। इस दौरान माहिरीन को अहराम मिस्र के अंदर एक पुरस्कार जगह का पता चला है। ये तहकीक बरतानवी इंजीनियर विन मैन डिक्सन ने की।
मिस्र के सबसे बड़े फिरौन खुफू के मकबरे के अंदर 2 पुरस्रार कमरों का पता लगाया गया, जिनकी दीवारों में 2 सुराख थे, जो उस मकबरे की पुरअसरारियत में मजीद इजाफा करते हैं। वेन मैन डिक्सन की 1872 की अधूरी रच को पूरा करने के लिए 1993 में कुछ माहिरीन ने इन कमरों की दीवारों में बने सुराखों की गहराई जानने की कोशिश की। इन माहिरीन के पास उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसकी मदद से वो इन कमरों में मौजूद राज को मालूम कर सकते थे। इसलिए बगैर कोई वक्त जाया किए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन आगे चलकर उन्होंने जो देखा वो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। इन माहिरीन ने अपना बनाया हुआ रोबोट एक सुराख में दाखिल किया। उस रोबोट में एक कैमरा लगा हुआ था, जिसकी मदद से वो स्क्रीन पर उस सुराख के अंदर पाए जाने वाले राजों के बारे में जान सकते थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब ये रोबोट थोड़ा अंदर गया तो ये खाली जगह एक तरफ मुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस रोबोट को आगे जाने से रोक दिया, क्योंकि ये रोबोट कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो सिर्फ एक ही सिमत में चलने की सलाहियत रखता था। उन्होंने रोबोट को दूसरे सुराख में दाखिल किया। 70 फुट अंदर जाने के बाद उनको एक निशान नजर आया। चलकर उनको एक और निशान नजर आया, जो कि बिल्कुल पहले वाले सीधे निशान की तरह ही नजर आता था। 208 फुट अंदर जाने के बाद ये सुरंग खत्म हो गई। माहिरीन ने कैमरे की आंख से देखा कि इस सुरंग को बड़े पत्थर की मदद से बंद किया गया था, जिसमें तांबे से बनी 2 हुक्स भी लगाई गई थी, जिनमें से एक हुक टूटी हुई थी। माहिरीन का ख्याल था कि यह सुरंग एहराम से बाहर जाकर खत्म होगी, लेकिन आगे चलकर जब उन्होंने इस सुरंग को बंद पाया तो वो सोच में पड़ गए कि आखिर इस सुरंग को बनाने के पीछे क्या राज है। उनको लगता था कि इस पत्थर के पीछे कोई राज हो सकता है। फिर उन्होंने सुरंग में मौजूद इस पत्थर का राज जानने की कोशिश की, लेकिन तब इनके पास ऐसे वसाइल की कमी थी कि जिनकी मदद से वो ये राज जान पाते, और एक बार फिर इनको ये तहकीक यहीं रोकना पड़ी। लेकिन उस वक्त एक ऐसा शख्स भी था जिसने किसी भी तरह इस राज को जानने की ठान ली थी, जिसका नाम डॉक्टर जैन हुआस था। ये मिस्र के मशहूर मारूफ माहिर आसार कदीमा थे। 2002 में इन्होंने एक बार फिर इस सुरंग में मौजूद राज को जानने के लिए एक मिशन का आगाज किया, जिसमें इन्होंने इस बात का फैसला किया कि वो इस सुरंग के आखिर में मौजूद एक पत्थर में सुराख करेंगे, जिसके बाद वो कैमरे की मदद से देख सकेंगे कि इसकी दूसरी तरफ क्या है। इस पत्थर में सुराख के बाद उन्हें हैरत हुई, क्योंकि उस पत्थर की तरफ एक और जगह खाली थी जिसको मजीद एक पत्थर से बंद किया गया था। उन्होंने सोचा कि शायद ये सुरंग खुद ब खुद पत्थर गिरने की वजह से बंद हो गई होगी, लेकिन उनकी ये सोच उस वक्त गलत साबित हुई जब कुछ सालों बाद उन्हें उस जगह पर कुछ ऐसा मिला, जिसके बाद वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये पहेली उनकी सोच से भी ज्यादा उलझी हुई है और इसको सुलझाना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर जैन ने चंद सालों के लिए तहकीक रोक दी और फिर 2011 में एक बार फिर एक जदीद रोबोट के जरिए ये मिशन शुरू किया गया, और इस दफा इन्होंने गुज़श्ता रोबोट से भी एडवांस एक रोबोट तैयार किया। इस रोबोट की खास बात यह थी कि इसमें लगा कैमरा चारों तरफ घूम सकता था, जिसकी मदद से वो इस खाली जगह में हर तरफ देखने के काबिल हो चुके थे। इसलिए किसी भी तरह इस रोबोट को उस सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंचाया गया। उन्होंने रोबोट में मौजूद कैमरे की मदद से देखा कि वहां जगह खाली थी, जबकि एक पत्थर के पीछे 2 हैंडल्स लगे थे, और उस जगह पर भी कुछ तहरीरी तस्वीर मौजूद थी जो कदीम मिस्र के लोग हरूफ की तस्वीर की मदद से लिखते थे। उस जगह पर एक दूसरी दीवार पर इनको एक सब्ज रंग की लाइन नजर आई, जिसे देखकर माहिरीन ने सोचा कि ये पत्थर खुद ब खुद नहीं गिरे, बल्कि इन सुरंगों को जानबूझकर बंद किया गया था। सदियों से मौजूद इन अहरामों के राज से अब तक माहिरीन ला इल्म है, और अब इस अहराम में मौजूद ये सब चीजें उन्हें मजीद उलझनों में डाल चुकी हैं। को किसी भी कीमत पर सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करना था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पुरानी वॉल की लंबाई 12,000 किलोमीटर है, जो मिंग डायनेस्टी की बनाई गई वॉल से भी काफी ज्यादा बड़ी है। यानी अगर चाइना की तमाम वॉल्स को जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई 21,000 किलोमीटर बनती है, और अगर इन तमाम वॉल्स को स्ट्रेच किया जाए तो ये आधे से भी ज्यादा दुनिया में फैल सकती हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेट वॉल का तकरीबन 40% हिस्सा टूट कर गायब हो चुका है। अफसोस के साथ आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ
सिर्फ मिंग डायनेस्टी की वॉल को बनाने में तकरीबन 4 लाख लोग अपनी जानें खो बैठे थे। ये माना जाता है कि जिन लोगों से ये दीवार बनवाई जाती थी उनसे जोर जबरदस्ती सजा के तौर पर काम करवाया जाता था। कई का तो ये भी मानना है कि मरने वाले मजदूरों रिसर्चर्स की एक टीम को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बराबर से मिट्टी के अंदर धसे लकड़ी के चंद पीसेस मिले। हैरान करने वाली बात सिर्फ ये नहीं थी कि ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल पुराने थे, बल्कि हैरानी की बात ये भी थी कि इन पर चाइनीज लैंग्वेज में साफ साफ कुछ लिखा हुआ था। चाइनीज ट्रांसलेटर की मदद से जब इन वर्ड्स को ट्रांसलेट करवाया गया तो रिसर्चर्स की सारी टीम हैरान रह गई। जेम टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, चाइना की कैपिटल बीजिंग के बाहर हर साल यहाँ लाखों लोग हैरान होने के लिए आते हैं, क्योंकि ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ये इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। ये वॉल इतनी बड़ी है कि इसको एक साथ देखने के लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही किसी प्लेन से इसको पूरा देखा जा सकता है, बल्कि पूरी वॉल को एक साथ देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है जमीन से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट, जहां से इसकी फोटो कैप्चर की जा सकती है। इस पूरी वॉल को पैदल पार करने वाले सिर्फ चंद खुशनसीब लोग ही मौजूद हैं। 3 दोस्तों ने 1984 में इस पूरी वॉल को पार किया और इनको इस पूरे मिशन में 17 महीने यानी 510 दिन लग गए थे। कहीं ये वॉल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से होकर गुजरती है, कहीं खौफनाक जंगलात से, तो कहीं आग बरसाने वाले रेगिस्तान में भी इसको तामीर किया गया है। डबल स्टोरी घर जितनी ऊंची, 20 फीट तक चौड़ी और हजारों मील तक फैली हुई ये दीवार, जिसको सिर्फ पैदल चलकर पार करने में ही 510 दिन लग गए थे, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी इसका अंदाजा लगाना वाकई मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल है। आखिर इतनी बड़ी दीवार की जरूरत क्या थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने उस दौर में भी इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया और कई सदियां गुजरने के बाद भी हजारों मील तक फैली हुई ये दीवार अपने अंदर कौन से राज छुपाए हुए है? ये वो सवालात हैं जिनको जानना काफी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इस आलीशान वॉल के ऊपर से भी पर्दा उठता चला गया। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिनशेंगलिंग के पहाड़ों में ग्रेट वॉल का वो पोर्शन गुजरता है जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद है, यानी इस मकाम पर ये वॉल अभी तक वैसी ही है जैसा इसको कई सदियों पहले बनाया गया था। सैटेलाइट डाटा के मुताबिक जिनशेंगलिंग से ये वॉल इंतहाई ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरती है और हर 100 फीट के बाद इस पर बड़े बड़े वॉच टावर्स मौजूद हैं। हर वॉच टावर को हवादार बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी गई हैं और इनमें कम से कम 50 लोगों के रहने की जगह भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरी वॉल में ऐसे 25,000 वॉच टावर्स काउंट किए जा चुके हैं जो मिंग डायनेस्टी के चाइना पर राज के दौरान ही बनाए गए। वॉल का ये हिस्सा और वॉच टावर्स आज से करीब 650 साल पुराने हैं। एक्सपर्ट्स को इन वॉच टावर्स के दरमियान वॉल पर बड़े बड़े सुराख भी दिखे। ऐसा मालूम होता था कि ये सुराख वॉल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाए गए हों, लेकिन इन सुराख का आखिर मकसद क्या था? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉल पर हमले की सूरत में इन सुराखों को इस्तेमाल किया जाता होगा। वॉल पर खड़े सिपाही यहाँ से बड़े बड़े फायर बॉल्स फेंकते थे, जिसको देखते ही दुश्मन ऊपर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं करता था। यानी ये वॉल सिर्फ एक वॉल ही नहीं बल्कि ये पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। लेकिन आखिर ये दुश्मन कौन था जिससे मिंग आर्मी को इतना खतरा था? सैटेलाइट डाटा से मालूम पड़ा कि इस वॉल के नॉर्थ में घने जंगल हैं जहां पर उस दौर में मंगोल्स रहते थे। कई सदियों से ये मंगोल चाइना में आकर लूट मार करते और यहाँ की बस्तियों को आग लगा देते थे। हर आए दिन मंगोलों की लूट मार की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसी वजह से मिंग्स ने यहाँ एक वॉल खड़ी कर दी ताकि मंगोल चाइना के अंदर दाखिल ना हो सके। क्योंकि इस वॉल का काफी तर हिस्सा ऐसे मकामात पर बना हुआ है जहां पर इंसान का जाना ही काफी मुश्किल है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि जहां इंसान का पहुंचना ही इतना खतरनाक है, वहां तक इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे पहुंचाए गए होंगे। ये जानने के लिए जरूरी था कि पूरी वॉल का ड्रोन की मदद से 3D मॉडल बनाया जाए।
جب ڈرون فوٹیجز کا استعمال کیا گیا تو ایک ایک کر کے سارے راز سامنے آتے گئے۔ جی ہاں، ڈرون فوٹیج کی مدد سے بنائے گئے 3D ماڈل میں وال کے باٹم پر کچھ ایسا دیکھا گیا جس نے ایکسپرٹس کو حیران کر دیا تھا۔ یہ دیکھا گیا کہ وال کے باٹم پر سیکرٹ دروازے بھی رکھے گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ دروازے کسی خاص مشن کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ایکسپرٹس کو اب یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ وال منگولوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی تو یہ دروازے کیوں رکھے گئے تھے، اور وہ بھی ایسے دروازے جو پہاڑوں میں بالکل چھپے ہوئے تھے۔ وال کے صرف اس پورشن میں ایسے 50 سے بھی زیادہ دروازے ڈھونڈے جا چکے تھے۔ ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ شاید منگ آرمی کے لوگ منگولوں کے بھیس میں ان دروازوں سے نکل کر منگولوں میں شامل ہو جاتے ہوں گے تاکہ ان کی جاسوسی کی جا سکے۔ لیکن ان سیکرٹ دروازوں کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جس نے ریسرچرز کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایکسپرٹس نے ڈرون فوٹیج کی مدد سے یہاں ایک سیکرٹ ٹنل بھی تلاش کیا۔ اس سیکرٹ ٹنل کی انٹری پوائنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ دوسرے دروازوں سے کافی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ شاید اس کو زور زبردستی توڑا گیا تھا۔ جب مزید تحقیق کی گئی تو یہ ثابت ہوا کہ یہ ٹنل باہر سے نہیں بلکہ وال کے اندر سے ہی توڑا گیا تھا۔ لیکن آخر کیوں؟ جب یہاں سیکرٹ دروازے بھی موجود تھے تو اس پوائنٹ سے دیوار کو اندر سے کیوں توڑا گیا؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ کیونکہ یہ ٹنل خاص طور پہ کنسٹرکشن کے ٹائم پر ہی بنایا گیا تھا تو ظاہر ہے اس کا مقصد ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہنگامی حالات میں اگر منگول دیوار پر اٹیک کریں تو منگ آرمی کے سولجر اس ٹنل کو توڑ کر منگولوں پر پیچھے سے حملہ کر سکیں۔ یہ تو تھا صرف ایک ٹنل جو ٹوٹا ہوا تھا، اسی وجہ سے ڈرون کی فوٹیج میں آ گیا۔ ایسے ہی بے شمار ٹنلز ابھی بھی گریٹ وال آف چائنا میں موجود ہوں گے۔ اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ آخر یہ وال کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور اگر یہ اتنا اعلیٰ ترین ڈیفنس سسٹم بنایا گیا تھا تو آخر اس کا ہیڈ کوارٹر موجود کہاں ہے؟ ایکسپرٹس نے جب سیٹلائٹ ڈیٹا سے وال کو ٹریک کیا تو یہ وال ایسٹرن چائنا سے اونچے ترین پہاڑوں سے ہو کر چائنا کے گوبی ڈیزرٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پوری وال منگ ڈائنیسٹی نے 650 سال پہلے بنائی تھی، جس کی لمبائی جان کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں، اس وال کی لمبائی 850 کلومیٹر نوٹ کی گئی ہے، یعنی یہ ڈسٹینس اتنا ہی ہے جتنا نیو دہلی سے ممبئی تک یا پھر لاہور سے کراچی تک کے پورے 7 چکر لگائے جائیں۔ گریٹ وال آف چائنا کا ایک حصہ تو سمندر میں ختم ہوتا ہے، جبکہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ گوبی ڈیزرٹ میں موجود ہے، جہاں پر ایک عالی شان قلعہ بنا ہوا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ قلعہ پوری وال پر دکھنے والے واچ ٹاور سے کافی زیادہ بڑا ہے، اور شاید یہی منگ آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ ابھی تک ایکسپرٹس کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ وال گوبی ڈیزرٹ میں آ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر سیٹلائٹ سے کچھ ایسی فوٹوز کیپچر کی گئیں جس نے ساری ریسرچ ٹیم کو حیران کر دیا۔ سیٹلائٹ امیجز سے یہ نوٹس کیا گیا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار یہاں سے آگے کنٹینیو ہو رہی ہے۔ دیکھنے میں یہ دیوار گریٹ وال آف چائنا سے کافی پرانی لگتی ہے، اور اس کا کافی تر حصہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ قلعے سے مزید 250 کلومیٹر دور ڈیزرٹ کے ریسرچرز کی مشکل آسان کر دی۔ حیرت انگیز طور پہ پرانی وال کے ساتھ ریسرچرز کو لکڑی کے چند ایسے ٹکڑے بھی ملے جن پر چائنیز لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ریگستان کی ریت کے اندر دھسے ہوئے یہ لکڑی کے ٹکڑے 2000 سال سے بھی زیادہ پرانے تھے، جو کافی اچھی طرح پریزرو تھے، اور ان کی لکھائی واضح طور پر پڑھی جا سکتی تھی۔ جب چائنیز ایکسپرٹ کو یہ پڑھایا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے کسی ملٹری کمانڈر کے تھے، جس پر کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی تھی۔ ان پر لکھا ہوا تھا کہ جب ہنز حملے کے لیے آئیں تو سارے واچ ٹاورز پر فلیگ لہرائے جائیں، اور رات کے وقت حملہ ہو تو واچ ٹاورز پر آگ لگائی جائے۔ ہنز 2200 سال پہلے ان علاقوں میں راج کرتے تھے، اور ان کے واریئرز منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس لکڑی کے ٹکڑے پر دشمن کی تعداد بتانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا تھا، یعنی اگر 1000 گھوڑ سوار بارڈر کے قریب آ رہے ہوں گے تو خاص سگنل دے کر سب کو الرٹ کیا جاتا تھا۔ یہ معلوم پڑنے کے بعد ہی ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو آئیڈیا ہوا کہ یہ عجیب و غریب سٹرکچرز اصل میں 2000 سال پرانے واچ ٹاورز تھے، جو اس دور میں بھی آپس میں کنیکٹڈ تھے۔ رات کے وقت حملے کی صورت میں وال کے ساتھ بنے یہ واچ ٹاورز کچھ ایسا منظر پیش کرتے ہوں گے۔
ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی اس پرانی وال کے ساتھ ساتھ ریسرچرز کو کچھ ایسے ایویڈنس بھی ملے جن سے ثابت ہوا کہ یہ وال صرف بارڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ سلک روٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سلک روٹ قدیم زمانے میں ٹریڈ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو چائنا کو ایسٹرن اور ویسٹرن کنٹریز سے لنک کرتا تھا۔ اس روٹ پہ زیادہ تر ریشم یعنی سلک کی ٹریڈ ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام سلک روٹ رکھا گیا تھا۔ چائنا کے لیے یہ روٹ بہت زیادہ اہم تھا کیونکہ چائنا کی اکنامی اسی سلک روٹ پر ڈیپینڈ کرتی تھی اور اسی وجہ سے چائنا